वेलकम बैक व्यूवर्स, और एक बार फिर हम मॉर्निंग शो में वापस आ चुके हैं। चाय, मैंने आज कहा ना, आज चाय नहीं छोड़ूंगा, आज ये कप जो है वो हाथ में रहेगा, क्योंकि टी वॉज फंटास्टिक की सदा आज तक कानों में गूंजती है। और वो इसलिए गूंजती है क्योंकि जब दुश्मन उड़ने की कोशिश कर रहा था, और ये मेरे बच्चों को, पड़ोसी मुल्क के जो बच्चे हैं ना, उनको उड़ना नहीं आता, तो ये उड़ने की कोशिश करते हैं, फिर गिरा दिए जाते हैं। ये बेचारे एक होलैल के निशाने से ही गिर जाते हैं, फिर ये मुकाबला करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट से। तो नहीं करो ना वो काम जिसके लिए नहीं तैयार किया गया, अब्बू अब्बू ही होते हैं। बहरहाल, जोक्स अपार्ट, चाय की तलब हो रही है तो चाय पिलाएंगे बिल्कुल आपको, लेकिन आज हम ज़रा बात कर रहे हैं जंगी माहौल के हवाले से और जज्बे के हवाले से। तो हमारे एक पैनलिस्ट ऐसे हैं कि जिनका जज्बा हम देखते हैं कि टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, और हमेशा दिफाई तज्जिया देना हो या फिर बैनुल अक़वामी सतह पर कभी भी बात करनी हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल कम्युनिटी की, तो हमारे बड़े खूबसूरत से पैनलिस्ट हैं, और मैं वेलकम करूंगा प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन पंवर साहब को। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके देखने सुनने वालों, आपकी सारी टीम को वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त। ये सुबह सुबह आपकी आवाज में हमेशा, फिर एक बार फिर कहूंगा, पहले भी मैंने कहा, इतना ज़बरदस्त आपका एक टोन होता है, वॉइस टोन, कि हम रिफ्रेश हो जाते हैं। सुबह सुबह आपको पता होता है कि आज बात करनी है और मुल्क के दिफा के लिए बात करनी है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इंटरनेशनल कम्युनिटी? ये जो एक मजाक बना दिया है इंडिया ने कि जंग करना है, जंग करना है, जंग करने की सकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, लेकिन फिर भी करना है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वो जो बच्चा होता है ना, रोता है मुझे चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे ही हो रहा है। नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। भारत ने अपने बिहेवियर को बता दिया है दुनिया में कि इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। वो जो भारत ख्वाब देखता है कि कम से कम मैं रीजनल पावर बन जाऊं, उसको ये गलत फहमी भी है कि वो रीजनल पावर बन गया है, जबकि जॉन बिन शाइमर का आर्गुमेंट है कि पावर बनने के लिए दो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक आपके पास वेल्थ होनी चाहिए और दूसरा आपके पास एक रोबस्ट पॉपुलेशन होनी चाहिए। आपके पास पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन की, लेकिन आपके पास वेल्थ नहीं है। और फिर उसके साथ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है। भारत के इस बिहेवियर को समझने के लिए सोर्सेस को, जहां से ये बिहेवियर ओरिजिनेट हो रहा है, उसे समझना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहला सोर्स इनका है सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं, कि जो बिलीफ सिस्टम है आपका जो नजरिया है, वो आपके बर्ताव को बनाता है और आप उस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये जो हिंदुत्व का नजरिया है, जिसे मैं मुदित्वा कहता हूं, जो हिंदुत्व की लेटेस्ट फॉर्म है अंडर मोदी, उनका ये नजरिया है कि वो सबसे आला हैं, वो सन ऑफ द सॉइल है, उनका हक है कि इस पूरे खित्ते के ऊपर हुकूमत करें। लिहाजा अखंड भारत का उन्होंने नारा लगाया हुआ है, चाहे वो नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलाइशिया का कुछ हिस्सा, वो कहते हैं ये सारा हमारा है, एक ही मुल्क होगा, और वो नक्शा बना के उन्होंने पार्लियामेंट के सामने रखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो जर्मन जो हिटलर थे, उन्होंने भी अपनी किताब मैन कैम्प माई स्ट्रगल के अंदर यही लिखा था कि हम मार्शल रेस हैं और हमारा हक है कि हम दुनिया के ऊपर हुकूमत करें। आज इनका नजरिया भी ये कहता है कि हम हुकूमत करें। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स जो है इनकी पॉलिसी मेकिंग का, वो इनका स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है। और ये जो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है, ये दो फलसफों पर मुहित है। पहला फलसफा इनका कुटेलिया है। ये चंद्रा गुप्ता के प्राइम मिनिस्टर थे, एंशंट रियल पॉलिटिक थिंकर थे। इनका मानना यह है कि हम मैनिपुलेशन के जरिए से, मिसयूज ऑफ पावर के जरिए से, कनिंग डिप्लोमेसी के जरिए से और स्पाइनेज के जरिए से अपने मकासद को हासिल करना होगा। और आप देखते हैं कि स्पाइनेज का मामला है तो कतर में इनके बहरिया के अरकान पकड़े गए। कनिंग डिप्लोमेसी तो हमारे सामने है, जिस तरह से ड्रामा बनाते हैं, और मैनिपुलेशन, आई मीन फैक्ट्स को जिस तरह मैनिपुलेट करते हैं, और जिस तरह से EU डिसइंफो लैब यूरोपियन ने पकड़ी थी, और जिस तरह से ये पाकिस्तान के बारे में फैक्ट्स को मैनिपुलेट करते थे, वो हमारे सामने मौजूद है। तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरनल सिचुएशन जो है इनकी, स्पेशली जो सोशल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। इसमें हिंदुत्व के लोग बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं, और ये न हो कि एक जो पीसफुल मेजॉरिटी है वो हमारे ऊपर गालिब आ जाए, उतार फेंके। तो लिहाजा उन्होंने जो बड़ी माइनॉरिटीज हैं, जैसे मुसलमान हैं तकरीबन 200 मिलियन, और सिख जो हैं, इनको टारगेट करना शुरू किया है। आपने अभी देखा वक्फ एक्ट इन्होंने पास किया, जिसमें 9.4 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों की हथियाने की काविश हुई।
उससे उसके बाद इन्होंने पंजाब पे टैक्सेस आयद किए, और फिर ये जिस तरह से गुजरात पे जाके टूटे, आपको याद है उस पे सरबीन ने, बीबीसी ने एक रिपोर्ट चलाई जिसको इन्होंने बैन कर दिया था। और एक अरसलान बच्चा था हमारा पाकिस्तान का, 13 साल का, स्कूल गोइंग, वो गलती से बॉर्डर क्रॉस करके गया था, उसे इन्होंने जेल में बंद किया 4 साल, फिजिकली और मेंटली इतना टॉर्चर किया कि आज वो एबनॉर्मल बच्चा है, वो चाहता है कि वो खुदकुशी कर ले। तो ये इस वजह से ये आपको बिहेवियर नजर आता है, और इसी बिहेवियर को जब आप सामने रखेंगे इन तीनों सोर्सेज को, तो आपको समझ आएगी फैटिव की वो रिपोर्ट जो वो कहते हैं कि 74% दहशतगर्दी एशिया में उसको भारत टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। $500 मिलियन ये खर्च करते हैं टेरर फाइनेंसिंग की मद में। बीएलए है, बीएलआई है, टीटीपी है, इनको ये सपोर्ट करते हैं। इनके बड़े एक नादरन कमांड करते थे, इनके कमांडर एक सैयद हसनैन, जनरल सैयद हसनैन, उन्होंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुद इस बात को तस्लीम किया है कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते रहे। और ये बड़ा सवाल भी है कि बीएलए को तकरीबन 90 मिलियन चाहिए इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। उनकी कोई फैक्ट्रीज नहीं चल रही, उनका कोई चंदा जमा नहीं होता, तो ये 19 बिलियन कहां से आते हैं? और ये पिछले दिसंबर 2024 में हमने एक बंगल जई पकड़ा था पूरे ग्रुप के साथ। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनकी लीडरशिप को भारत बड़े पैमाने पर फंडिंग करती है और उस फंडिंग में से इनको भी वो पैसा मिलता है। तो आप देखेंगे ये जो बिहेवियर है ये रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मैं जरा अपने घर पे और अपने खिते में इस तरह। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं जरा बिल्कुल इसी के टॉपिक पर आऊंगा। मैं अपने दूसरे गेस्ट को भी वेलकम कर दूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, जरा जानना चाहूंगा, ये मामला ठीक है, जगहसाई का मामला बन गया है, हंस रही है पूरी दुनिया भारत के ऊपर के जंग 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 जंग, और उसके बाद फिर पी लिए भंग और भंग पी के जो है वो सो गए हैं क्योंकि जंग कर नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान से इलाज के लिए बच्चे गए हुए थे, 2 वो वीडियोस भी मेरे सामने आई, इतनी बुज़दिलाना हरकतें हैं कि जंग आप लड़ नहीं सकते, सलाहियत आप में है नहीं, लेकिन जो इलाज की गर्ज से लोग हैं उनको भी वापस भेजना शुरू कर दिया है। तो ये कोई फ्रस्ट्रेशन है बावले मोदी सरकार की, या कोई जो है वो ये हिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल है? ये हो क्या रहा है? जी देखिए, इसका जितनी आपकी सस्पेंड है और जो इसका अपेरेंटली चीजें नजर आ रही हैं उसमें बिल्कुल बाज़ाहिर नजर आता है कि उनकी जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक पेज पर नहीं है, एक दूसरे को जो है आपस में एतमाद नहीं है। जैसे कल जनरल कुमार जो उनके नदरन कमांड के जो है वो कमांडर थे, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे एक पोजीशन ली और कहा कि वी आर नॉट रेडी मिलिटरीली के अपने जवानों को पाकिस्तान के अंदर इंग्रेस करा के मरवाएं। और दूसरा, पहलगाम का होने वाला वाकया जो है वो भी जो है अंदर से ही हुआ, बाहर से दरअंदाज नहीं आए थे। और मजीद उन्होंने ये कहा कि मेरे खिलाफ अगर डिसिप्लिन की कार्रवाई की तो मैं फिर सब चीजें एक्सपोज भी करूंगा। अच्छा, इस चीज को अगर देखते हुए बड़े वाज़ेह तौर पे इशारे सामने आ रहे हैं कि आपस में ये लोग मिलिटरीली भी तैयार नहीं है, पॉलिटिकली भी तैयार नहीं है। और जैसे मुनव्वर साहब कह रहे थे कि वहां की जो राइटिस्ट आरएसएस के जो मोटिवेटेड वो जो जाफरान वाले कपड़े पहन के हिंदू इंतहा पसंद हैं, हाँ। उनके अलावा जो लेफ्टिस्ट हिंदूज हैं, हिंदू भी बहुत, हिंदुइज्म भी जो है बहुत पुरअमन दीन है, कोई भी दीन एग्रेसिवनेस की बात नहीं करता, जैसे मुसलमानों का नहीं करता, सिख मजहब नहीं करता, क्रिश्चियन नहीं कहता। लेकिन ये जो आरएसएस के जो लोग हैं जिनका पॉलिटिकल फेस बीजेपी की सूरत में है, ये इनको पता नहीं क्या अपनी वो जो है ना वो इलेक्शन जीतने के लिए हुआ हुआ। तो इसलिए मुहावरतन कहा जाता है कि ये क्यों है तनाव, देखो कहाँ है चुनाव। तो जब भी चुनाव या इलेक्शंस होते हैं तो इस तरह के नैरेटिव सामने बढ़ के आते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट कि वो तैयार नहीं है, एक पेज पे नहीं है, हम सारी वो, लेकिन हमें खुशफहमी का शिकार ना फौज है ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है। हम वक्त तैयार हैं क्योंकि हमारा वास्ता एक मक्कार दुश्मन से है जिसने पिछले 75 सालों से पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को माना नहीं है। वो मुंह पे राम राम और बगल में छुरी, जो उनकी चाणक्य कोटेलिया की जो एक थ्योरी है कि योर इमीडिएट नेबर इज योर एनिमी और नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड, जैसे अफगानिस्तान को दोस्त समझते हैं। तो लिहाजा हम 2 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर खुदा न खास्ता ये खोलता है वहां से फायरिंग शुरू करते हैं तो उसके लिए भी तैयार है। इंटरनेशनल बॉर्डर खुलने की जहां तक बात है, इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस जंग नहीं होगी, मैं समझता हूँ होगी तो फिर तबाही जो है ना सिर्फ
साउथ एशिया तक वो नहीं रहेगी, फिर दूसरे जो रीजन है उसमें स्पिल ओवर करेगी और फिर रीजन टू रीजन न करेगी और ग्लोबल वॉर की तरफ जा सकती है। तो क्या दुनिया चीज को अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी पोजीशन ली कि जिसमें इफाम तफहीम की बात की गई, आपस में जो है उसको रिजॉल्व करने की बात की गई, अमेरिकन की जानिब से भी इसको जो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट की बात की गई, सॉलिसी की पेश की गई। ईरान ने तो खुल के कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदीया ने भी इंडिया के हक में कोई पोजीशन नहीं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मोदी वहां से भागा था ड्रामा करके, $200 बिलियन की जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था उनके ऑयल इंडस्ट्री के अंदर। तो लिहाजा पूरी तरीके से उसका ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पिटा है। लेकिन हैविंग सेड दैट कि हम सारी बातचीत जो आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि नहीं वो कुछ नहीं करेंगे, हम तैयार हैं। अगर वो एक ईंट मारेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे सफा, हम प्रॉपर सॉलिड रिस्पॉन्स देंगे वंस फॉर ऑल। बहुत हो गया, पहले पुलवामा के अंदर भी अभिनंदन को वापस भेजा था चाय पिला के, अब चाय के साथ बिस्किट और शायद हम हाई टी करा के भेजें, पेटीज भी इसमें शामिल करेंगे। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए एक मकार दुश्मन से वास्ता पड़ने की वजह से हमारी आर्म फोर्सेस ईस्टर्न बॉर्डर पे भी उसी तरह चौकन्ना है, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी उसी तरह चौकन्ना है। वेस्टर्न बॉर्डर पे आपने देखा होगा परसों 75-76 जो है वो फौजियों को मारा गया। क्यों? इसलिए कि एनिमी यानी इंडियंस हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस चेक करना चाह रहे थे कि अगर वहां से ये फौजी आते हैं और ईस्टर्न बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल प्रेशर डेवलप होता है तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस क्या करेंगे। वाज़ेह तौर पर बताया कि हम ठीक है, हमने रीलोकेशन ऑफ फोर्सेस कुछ की होंगी जनरल मुनीर साहब ने, लेकिन हम चुकन्ने हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे भी और ईस्टर्न बॉर्डर पे भी। जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हुई तो भरपूर रिस्पॉन्स देंगे। और इससे पहले 2019 में भी कहा था, 2025 में भी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा है कि हम रिस्पॉन्स देने का सोचेंगे नहीं, हम रिस्पॉन्स देंगे। तो लिहाजा वी आर रेडी, लेकिन हम जंग नहीं चाहते हैं। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। प्रोफेसर साहब, आज इस आस्क के आखिरी कमेंट भी आ जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सपोर्ट कर रही है इंडिया को, या फिर वो भी जैसे हमने बात की ओवरऑल, अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर इंडिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे सपोर्ट करेगी? उन्हें पता है कि इंडिया का रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है। जो कुछ कनाडा में हुआ हरदीप सिंह के हवाले से, MI5 की जो रिपोर्ट थी, और फिर जो पुनू के हवाले से जो एक अटेम्प्ट इन्होंने किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और फिर यूके की गवर्नमेंट में भी कहा गया कि गालिबन 2 सिखों को जो टारगेट किया गया उसमें भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी। फिर जिस तरह से कतर में इनके बहरिया के अरकान पकड़े गए स्पाइनेज एक्टिविटी में, जिनको फांसी की सजा हुई, और फिर मोदी साहब ने जाके वहां के अमीर से रिक्वेस्ट की और माफी तलाफी करवाई, और फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ये टारगेट किलिंग करते रहे कश्मीरी और सिख लीडरशिप को, तो इनका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। मैंने पहले भी जिक्र किया, फेडअप की इस हवाले से रिपोर्ट मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट मौजूद है, एशिया वॉच की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो इनका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है, और फिर ये अपने लोगों को नहीं छोड़े। ये अभी ब्रिगेडियर मिन्हाज साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया MV कुमार साहब का, जो उनके नॉर्दर्न कमांड, और ये इनके चीफ वाइस चीफ भी रह चुके हैं जो ऑपरेशंस के हैं। इसके अलावा नेहा राठौर वहां की एक रॉक स्टार है। जिस तरह से उनको उसके ऊपर ये टूट पड़े, और 10 किस्म की FIR मुख्तलिफ जगहों से उनके ऊपर इन्होंने करवाई है, फकत इसलिए कि वो सवाल उठा रही हैं कि इतना हाईली मिलिटराइज्ड जोन था, और जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उस वक्त आप इस तरह के ड्रामे रचा देते हैं, और आपने पूरी कौम को जो है वो गोबर के पीछे लगा दिया है, अपने घरों में वो गोबर मलते रह रहे हैं, और वहां पे दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और आपने हमें मजहबी इंतहा पसंदी और मुसलमान और सिखों के साथ लड़ाने के ऊपर आप लग गए। तो बुनियादी तौर पे भारत इसका खमियाजा भी भुगत रहा है। देखिए ना, कभी आपने सोचा था कि भारत इंटरनली इतना वीक होगा, इतनी पोलराइज इनकी सोसाइटी होगी? कभी आपने सोचा था? पहले था दलित से एक तरफ हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, मिजोरम, नागालैंड, उधर से मणिपुर का मामला चल रहा है। कश्मीरियों ने एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दी, जाके मीडिया ने बड़ा उन्हें उकसाने की कोशिश की। कभी आपने सोचा था कि खित्ते के अंदर मालदीव, नेपाल, भूटान जैसे छोटे मुल्क जिनकी फॉरेन पॉलिसी भारत बनाता था, वो आज भारत के हवाले से इंडिया आउट कहीं तहरीक जा रही है, कहीं कोई नक्शे बना रहा है। बांग्लादेश के अंदर आपने रिजीम चेंज होते हुए देखी, श्रीलंका में आप चेंज्ड जी वहां पे आपने देखी, और फिर उसके साथ जो भारत का जो तासुर है दुनिया में जितना गंदा उभरा है,
क्या ये वही तासुर है जो नेहरू के वक्त में था, गांधी के वक्त में था? ये तासुर नहीं था, और दुनिया को पता है। ये तो गांधी कहता था ना कि अगर मैं नहीं तस्लीम करता कि ये मेरा रूलर है, ब्रिटिश एम्पायर के लिए कहते थे, तो वो मेरे रूलर नहीं है, लेजिटिमेट रूलर नहीं है। आज कश्मीरी आपको तस्लीम नहीं करते, आप उनके लेजिटिमेट रूलर नहीं हो सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच पवार साहब। आपका क्योंकि आपने जिस तरह से इंटरनेशनली कवर किया और अपने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस को सामने रखा, थैंक यू वेरी मच। और इस पूरे मॉर्निंग शो का जो डिस्कशन था, उसका जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी निकला है, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है, भारतीयों के लिए पैगाम है स्पेशली, ये हमारे व्यूवर्स के लिए नहीं, हमारे भारतीयों के लिए, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। अभी तक आपको चाय पिलाई है, तो चाय आपको बड़ी पसंद आई है कि आप दोबारा चाय पीने के लिए आ रहे हैं। हमारा गन्ना भी बहुत मशहूर है। पंजाब के अंदर जो हमारा गन्ना उगता है वो बड़ा रसीला भी होता है, और वो फिर अगर इस बार आप आए तो आज इस बार हम आपको वो खिलाएंगे, गंडेरी और गन्ने का जूस, और फिर कुछ गन्ने दे के भेजेंगे तो वहाँ पर भी आप लेके जाएं। तो आप बस याद रखें कि अगर पाकिस्तान को और पाकिस्तान से जुड़े हर हिस्से को, चाहे वो कराची के साहिल से लेके कश्मीर के बॉर्डर तक, अगर आपने किसी भी चीज़ को मैली आंख से देखने की कोशिश की ना, तो वो आंखें निकाल के हमारे गली मोहल्ले के बच्चे कंचे खेलना जानते हैं। और आपके जो फाइटर्स हैं ना, वो फाइटर्स हमारी नज़र में कौवे हैं, काले कौवे ना। तो हमारे यहाँ जो शाहीन है वो कौवों का शिकार बहुत अच्छा करती है, और आपको उस कौवा शिकारी के बाद कौवा बिरयानी बना के आप क्या पेश करेंगे, वो खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।